वेलकम टू माय चैनल कारवेशन। मैं चिराग परमार, आपका होस्ट। मैंने जो प्रॉमिस किया था, पहला सीरीज नेवर गिव अप का पहला एपिसोड लेके आ गया हूं। और जो एपिसोड में पहला कैरेक्टर का बात करने वाला हूं वो क्या है पता है? वो है कलयुग के भीम, कलयुग के महाबली। उसे कलयुग के भीम के साथ साथ उसे वीर भी कहा जाता था, वीर राम मूर्ति। हम कोडी राममूर्ति नायडू जी का बात करने वाले हैं। उनका जन्म 1882 9 अप्रैल को आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। ठीक है, जब उनका जन्म हुआ वो एक बालक थे, दमियल बालक। आप लोगों को पता है, जो बोलते बोलते भी अपनी सांस फूल जाती थी। ऐसा बालक आगे जाके कैसे भीम की उपाधि लेने वाला बना, वो हम इस पहले एपिसोड में हम देखने वाले हैं। उनके जन्म के साथ साथ वो एक बीमार और नाजुक बालक थे, फिर भी उनके ड्रीम बहुत ऊपर तक थे। वो जब भी छोटे थे तब उनको दो चीज़ की सबसे ज़्यादा उनकी फेवरेट थी। पहला महाभारत और रामायण सुनना, और दूसरा जहाँ पे भी फाइट होती थी वहाँ पहुँच जाते थे देखने के लिए, मज़ा लेने के लिए। उनके घर में सभी को उन पे बहुत दया आती थी। पापा उनके कांस्टेबल थे और मम्मी उनकी हाउसवाइफ थी। मम्मी को बहुत प्यार आता था। इन तीन बच्चों से सबसे ज़्यादा प्यारा बच्चा ये दमियल बालक था। जब ये बात करता था महाभारत के भीम, भीष्म और हनुमान जैसे कैरेक्टर की, तब वो बोलते बोलते भी उनकी सांस फूल जाती थी, लेकिन वो उनके फेवरेट कैरेक्टर थे। उन्होंने सोचा कि ये सब लोग मुझे ऐसे दया की नज़र से देख रहे हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। एक छोटे बच्चे ने ठान लिया। एक बार जो ठान लिया, उसने उसको करने के लिए वो वहाँ पे लंगोट पहन के निकल पड़े अखाड़े में। और आप लोगों को पता है अखाड़े में क्या होता है? धूल सबसे ज़्यादा अखाड़े में ही होता है। और उनकी बीमारी दमियल, वो दमे की बीमारी वाले बच्चे थे। तो जैसे भी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते थे, वो धूल उनको बहुत परेशान करती थी। वो इतने परेशान हो जाते थे कि वो अखाड़े छोड़ के वहाँ से निकलना चाहते थे। एक बार तो इतने परेशान हो गए कि उन्होंने सुसाइड करना डिसाइड कर लिया और चले गए सुसाइड करने के लिए। लेकिन वहाँ पे एक अंदर से आवाज़ आई, तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर कौन है? भीम, भीष्म और हनुमान। और हनुमान जैसे फेवरेट कैरेक्टर, हनुमान जैसे मित्र का ऐसा मित्र कौन जो आत्महत्या करने चला गया? यही सोच ने उनको वापस अखाड़े में पहुंचा दिया। उनका रूटीन क्या था पता है? अपने घर से 9 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते अखाड़े तक पहुंचता, वहां जाके कुश्ती लड़ना, वापस 9 किलोमीटर दौड़ते 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 वापस घर आना। घर पे आके हम लोग इतने एक्सरसाइज करने के बाद आराम करते, वो आराम नहीं करते थे। वापस अपने फ्रेंड के साथ निकल जाते थे तैरने के लिए। और तैर के जब भी बाहर निकलते थे, उनके पास इतनी भी ताकत नहीं रहती थी कि वो चल के आ जाए। तो क्या होता था? उनके फ्रेंड उसे कंधे पे लाद के घर पे लाया करते थे। आप लोग सोचे, एक दमियल बालक और उसके बाद इतनी एक्सरसाइज, क्या हासिल किया होगा? सब सोच रहे थे ये दमियल बालक क्या करेगा। 16 साल की उम्र में, बोल रहा हूँ 16 साल की उम्र में, वो एक कंधा ऐसे ही नारियल के पेड़ को मार देते थे ना, तो नारियल ऐसे ही ऊपर से ऐसे ही गिरने लगते थे। इतने बलवान हो चुके थे सिर्फ 16 साल की उम्र में। एक बार जो ठान लिया वो उन्होंने कर दिखाया। एक शुरुआत हुई थी, उसके बाद कई सारे करतब वो सर्कस में किया करते थे। उससे एक फेमस था, वो क्या है पता है? एक सबसे बड़ा हाथी को अपने बॉडी पे खड़ा रखना। एक लकड़ी का ब्रिज बना देते थे और उस पे एक हाथी को रखना। ये बहुत बड़ी बात है, एक हाथी को अपने बॉडी पे खड़ा रखना, वो चीज़ वो किया करते थे। एक बार की बात, एक किस्सा सुनाता हूं। उस टाइम का सबसे फेमस रेसलर, ओके, कुश्तीबाज हम बोलते हैं, सैंडो, वो बहुत फेमस थे, वर्ल्ड वाइड फेमस थे। वो इंडिया आए हुए थे और तब हमारे यहाँ ब्रिटिशर का राज हुआ करता था। तो ब्रिटिशर नहीं चाहते थे कि कोई भी आके उनके रेसलर को हराए, तो कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वीर राममूर्ति भी थोड़ा डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उनके ही नौकर के साथ दोस्ती की। उसके नौकर के साथ दोस्ती करने के बाद वो जहाँ रह रहे थे वहाँ जाके देखा कि ये तो बहुत कम ही वजन उठाया करते हैं, उससे ज़्यादा तो मैं उठाता हूँ। तो उन्होंने चैलेंज फेंक दिया सैंडो के सामने
सैंडो भी सोच में पड़ गया, साला ये कौन आ गया जो मुझे चैलेंज कर रहा है। तो सैंडो ने भी थोड़ी इधर इधर पैर मार के उनकी इंफॉर्मेशन निकल आई। उन्होंने सोचा कि राममूर्ति के साथ लड़ा ना तो हार जाऊंगा और हारने के बाद अपनी इज्जत घुमाऊंगा, तो क्या करता हूँ, क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं काले लोगों के साथ लड़ाई नहीं करता। ऐसा बोल के वो वहां से भाग गया और कभी भी इंडिया नहीं आया। आप सोच सकते हैं वो महाबली वीर राममूर्ति थे। उसके बाद वो थोड़े निराश हो गए क्योंकि सैंडो ने उसके साथ फाइट नहीं की। लोकमान्य तिलक ने उनको बुलाया और बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको यूथ को इंस्पायर करना चाहिए, आप अपना खुद का सर्कस स्टार्ट कीजिए और पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में घूमिए और यूथ को इंस्पायर कीजिए। तो उन्होंने ये बात समझ ली और वहाँ से वो अपना सर्कस स्टार्ट करके पूरे देश में, पूरे विश्व में घूमने लगे। ये चीज़ ब्रिटिशर को अच्छा नहीं लगती थी। उस टाइम पे उनके सबसे अच्छे कर्तव्य क्या था, पहले मैं बोल चुका हूँ कि हाथी को अपने बॉडी पे खड़ा रखना, इतना बड़ा पत्थर लेके अपने छाती पे रख के उसे हथौड़े से तुड़वाना, जंजीर को अपने शरीर पे लपेट के सिर्फ छाती को फुला के ही तोड़ देना और चलती हुई कार को ऐसे ही रोक देना। ऐसे कर्तव्य किया करते थे लेकिन ये चीज़ अंग्रेज़ों को नहीं पसंद आई। वो जहाँ भी जाते वहाँ पे वो कठिनाइयाँ पैदा करते रहते थे। ऐसे कई किस्से मैं आपको बताऊंगा। एक बार विदेश में वो शो कर रहे थे, वहाँ उनको दूध में किसी ने जहर दे दिया और ये बात उनको पता चला कि उन्होंने बहुत सारा जहर पी लिया है। डॉक्टर आते आते तो शायद वो मर भी जाते, लेकिन क्या क्या वहाँ पे भी लंगोट लपेट दी और वहाँ पे 5000 टन खींच डाले और ये 5000 टन के बाद उनके शरीर से इतना परसेवा बाहर निकला कि उनके साथ साथ बहुत सारा जहर भी निकल आया। लेकिन फिर भी वो 6 वीक तक बेड रेस्ट रहे, लेकिन 6 वीक के बाद भी वो वापस आ गए। वापस आने के बाद फिर से वापस देश विदेश में घूमने लगे, वहाँ पे चैलेंज देने लगे। तो वहाँ पे हम लोगों को पता है कि स्पेन में बुल फाइट होती है, उनको नहीं पता था कि बुल फाइट कैसे करते, फिर भी वो खड़े रह गए और बुल को ऐसे ही पछाड़ के फेंक दिया। उसके बाद फ्रांस में, ये ब्रिटिशर की एक चाल थी, फ्रांस में उनको कर्तव्य करवाने के लिए बुलाया। वहाँ पे उन्होंने वो ब्रिज दिया। वो ब्रिज इतनी निम्न क्वालिटी का था कि जैसे ही हाथी ने उस पे पैर रखा तो वहाँ से वो लकड़ी टूट गई और उनके रिब्स में चली गई, उनकी पसलियाँ टूट गई। लेकिन वो इतने दमदार थे कि ऐसे ही धक्का लगा के पूरे हाथी को फेंक दिया। लेकिन वहाँ पे जो उनकी रिब्स टूटी, उनके बाद उन्होंने बहुत रेस्ट करना पड़ा। उसके बाद वो वापस अखाड़े में आए। उसके बाद भी बहुत सारे कर्तव्य किए। एक और किस्सा सुनाऊंगा कि मैंने आगे भी बोला कि कार को ऐसे ही रोक दिया करते थे। 50 हॉर्स पावर की कार और 120 किलोमीटर आवर्स की स्पीड वाली कार को रोकने पे खड़े थे, लेकिन ड्राइवर की गलती की वजह से वो कार उनके पैर पे चढ़ गई। उसकी वजह से वो वहाँ पे बेहोश हो गए। लेकिन बेहोश होने के बाद जब वे होश में आए तो सब बोल रहे थे आप नहीं कर पाओगे। वो बोलते थे कि लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। ऐसे एक पैर टूटा हुआ, समझ लीजिए दर्द हो रहा है, ऐसे पैर में आ गए वहां पे सर्कस में और वही कार को 13 बार, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं 13 बार रोक के दिखाया। जो एक इंस्पायर करते थे यूथ को, कभी भी हार नहीं मानी। लेकिन शिमला में 1925 में शिमला में एक शो कर रहे थे, वहां पे हाथी की गलती की वजह से जो हाथी का पैर उनके घुटनों पे पड़ गया और घुटना वहां से उनका खराब हो गया। उन्होंने तुरंत ही उनका पैर वहां कटवाना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी वो 1926 से 1935 तक पूरे देश में घूमते रहे यूथ के लिए, यूथ व्यायाम स्कूल खोलने के लिए, यूथ के लिए, स्पेशली फॉर द यूथ, कि वो लोग कुछ सीखे, देश के कुछ काम आए। वो अपने लास्ट टाइम तक देश के लिए काम करते रहे। उनकी मौत और वो हमको छोड़ के चले गए 1942 में, 20 जनवरी को वो महान व्यक्ति हमको छोड़ के चले गए। लेकिन बहुत सारी इंस्पिरेशन, बहुत सारा मोटिवेशन हमें दे के चले गए। तो ऐसे थे वीर राममूर्ति, जिसे हम कलयुग का भीम कहते थे। क्विक मोटिवेशन फ्रॉम दिस कैरेक्टर वीर राममूर्ति। दम की बीमारी थी फिर भी भीम कहलाए, कलयुग के भीम कहलाए। क्यों? बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क।
ठीक है। उसके बाद पैर फ्रैक्चर था, फिर भी 13 टाइम कार को रोक के दिखाया। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्गर माइंडसेट। उसके बाद उनके लाइफ में वो सुसाइड करने तक पहुंच गए थे, तो वहां से भी वापस आए। क्यों? सेल्फ इंट्यूएशन। तो इस सारे मोटिवेशन के साथ साथ उनको दमे की बीमारी थी, ब्रिटिशर ने परेशान किया, रिब्स की हड्डी टूट गई थी, पैर फ्रैक्चर हुआ, जहर दिया। इस सारे थिंग के बाद भी उन्होंने कभी भी एक चीज नहीं किया, वो था नेवर गिव अप। सबसे बड़ा मोटिवेशन, नेवर गिव अप। थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।